ठहरो नारी, संकल्प अश्रु जल से अपने तुम दान कर चुकी पहले ही, जीवन के सोने से सपने। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नभ पवतल में, पीयूष स्रोत सी वहा करो, जीवन के सुंदर समतल में। देवों की विजय दानवों की, हारों का होता युद्ध रहा, संघर्ष सदा पुर अंतर में, जीवित रह नित्य विरुद्ध रहा। आंसू से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा, तुमको अपनी स्मित रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा, तुमको अपनी स्मित रेखा से यह। Dr. Apurva Kant, please unmute yourself. Manisha, meeting start. डॉक्टर अपूर्वा, क्या मेरी आवाज आ रही है? Good afternoon everyone. हाँ जी. Yes. Voice is not clear, डॉक्टर अपूर्वा. सभी लोगों ने हमें ज्वाइन कर लिया है हमने? यस ज्वाइन कर लिया है. डॉक्टर अंजना सक्सेना मैडम ने भी ज्वाइन कर लिया है. डॉक्टर जीपी अवस्थी सर ने ज्वाइन कर लिया है. डॉक्टर इंद्रनील बासु सर ने भी ज्वाइन कर लिया है. तो सबसे पहले हम लोग भगवान धन्वंतरी को स्मरण करेंगे, दिन कार्यक्रम को आरंभ करेंगे. डॉक्टर अपूर्वा, ओवर टू यू. सबने ज्वाइन कर लिया. नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरवन्दितपादपद्मं. लोके जरारुक भयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां. न त्वं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनां दुःखार्तिनाशनम्. इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ ये एक पवित्र और नेक कार्य आज आरोग्य भारती काशी प्रांत के द्वारा आयोजित किया गया है. और कार्यक्रम के आगे को संचालित करने के लिए मैं डॉक्टर अपूर्वा कांत को
आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर अपूर्वा का। ओवर टू यू। Yes, unmute yourself. Please unmute. Yes. गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं डॉक्टर अपूर्वा कांत, मैं डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट हूँ क्वालिटी एश्योरेंस में गाजियाबाद से। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। एडोलेसेंट हेल्थ, किशोरी के लिए जो भी स्वास्थ्य है, किशोरी स्वास्थ्य प्रबोधन के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने जाने वाले हैं। तो हमारे मंत्री वंदना के साथ हम इस कार्यक्रम की शुरुआत हमने कर दी है पहले से ही। तो सबसे पहले मैं एडोलेसेंट के बारे में, जो हमारा आज का टॉपिक है, उसके बारे में कुछ चीज़ें साझा करना चाहूँगी सभी लोगों के साथ। उसके एक एक करके अपने स्पीकर्स लेंगे। सबसे पहले है कि एडोलेसेंट एक्चुअली क्या है। एक ये फेज है, फेज ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसमें हमें सारे फिजिकल, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल चेंजेस होते हैं। वर्ल्ड वाइड 1.2 बिलियन ऑफ पॉपुलेशन है एडोलेसेंट, जिसमें कि अगर हम इंडिया की बात करें तो 21% ऑफ पॉपुलेशन जो वर्ल्ड में लार्जेस्ट है वो एडोलेसेंट है। मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी जो भी रेट है अभी इंडिया में, जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी रेट जो इंडिया का है वो 15 to 19 ईयर्स का जो है वो फीमेल के लिए 2.1% है और मेल के लिए 1.7% है। 20 to 24 ईयर्स की अगर हम बात करें तो इट इज 2.8% फॉर फीमेल एंड 2.3% फॉर मेल। WHO की अगर रिपोर्ट्स की हम बात करें, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा प्लीज। अगर हम WHO की रिपोर्ट्स की बात करें तो अराउंड 3,000 एडोलेसेंट हमारे एजिंग फ्रॉम 10 to 19 ईयर्स हर दिन में उनकी डेथ होती है। एंड प्लीज मैं आपको ये कहना भी चाहूंगी कि दिस मॉर्बिडिटी इज हाई ड्यू टू ऑल द preventable causes. This is all due to lack of poor knowledge for adolescents and lack of awareness to this. तो सेशन शुरू करने से पहले मैं कुछ मेंस्ट्रुअल जो भी हमारे यहाँ टॉपिक हो सकते हैं, क्या क्या है एडोलेसेंट हेल्थ के लिए, क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें हार्मफुल होती हैं या अफेक्ट करती हैं एडोलेसेंट्स को, उसमें कुछ लिस्ट है जो मैंने शॉर्ट लिस्ट किया था, कुछ जो मेरी समझ आया। रेस्ट ऑफ द हम स्पीकर्स से बात करेंगे। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट ये है इसमें मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, नेक्स्ट आपका टीनेज प्रेगनेंसीज, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम जो भी कोविड के केसेस में भी बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हुए हैं, अर्ली एंड अनप्रोटेक्टेड सेक्स, एडिक्टिव बिहेवियर्स जो भी हम यूज इनटेक करते हैं या उस तरीके के कुछ भी एडिक्शंस हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ, एक्सीडेंट्स हैं, वायलेंस है, सेक्सुअल अब्यूज है, डिप्रेशन है, सुसाइड्स है, ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं विच में लीड टू ओबेसिटी, न्यूट्रिशनल इश्यूज हैं, जैसे हम मैल न्यूट्रिशन की बात करें या हम अनीमिया की बात करें। तो व्हाट इज नीडेड, जो हमें अभी रिक्वायर्ड है, व्हाट इज नीडेड कि हमें कोई एक प्रॉपर हमारे पास फैमिली हो जो कि हमें प्रोटेक्ट कर सके, नर्चर कर सके। हेल्थ केयर रिस्पॉन्सिवनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एडोलेसेंट नीड्स, कि हमें एक हेल्थ केयर एनवायरनमेंट इस तरीके का प्रोवाइडेड हो या नॉलेज हो, अवेयरनेस, जो कि हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट्स या जो भी हैं वो उनको रिस्पॉन्ड कर सकें। स्कूल होने चाहिए विद हेल्दी एनवायरनमेंट, हेल्दी डेवलपमेंट, क्लियर एयर, एडिक्वेट वाटर, सैनिटेशन फैसिलिटीज अवेलेबल हो, सेफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो, लॉज हो टू प्रोटेक्ट आवर एडोलेसेंट। Dr. Apurva. So these are all the things we can talk about in these topics. तो हम सबसे पहले इसमें हम इनवाइट करेंगे हमारे जो पहले स्पीकर हैं डॉक्टर अपूर्वा। यस, डॉक्टर इंद्रनील बसु सर को इनवाइट करिए जी। हाँ, डॉक्टर इंद्रनील बसु सर को हम इनवाइट करेंगे, जो प्रेसिडेंट हैं आरोग्य भारती के काशी से। तो ही विल गिव अ वेलकम स्पीच। तो सर, ओवर टू यू, प्लीज गिव योर वेलकम स्पीच। मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ, सर को। यस सर, यू आर अनम्यूट नाउ सर। गुड आफ्टरनून, मैं डॉक्टर इंद्रनील बासु, MD मेडिसिन, काशी प्रांत अध्यक्ष आरोग्य भारती के। आरोग्य भारती इज एंगेज्ड इन हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज ऑल थ्रू आउट इंडिया। हमारा मेन मोटो है स्वस्थ
व्यक्ति, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र। और आज का जो टॉपिक है वो है किशोरियों में विभिन्न समस्याएं, किशोरावस्था की समस्याएं। मुझे खुशी है कि डॉक्टर अवनीश और डॉक्टर जीपी अवस्थी ने इतना बढ़िया एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है, और हम डॉक्टर अंजना सक्सेना जो कि फेमस गायनेकोलॉजिस्ट है, उनसे हम कुछ बातें सुनेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप उनसे काफ़ी ज्ञान प्राप्त करेंगे। और इसके बाद डॉक्टर सीमा द्विवेदी भी शायद ज्वाइन करेंगी, जो ज्वाइन कर चुकी है सर, मेडिकल कॉलेज ज्वाइन कर लिया हैं। सो आई वेलकम डॉक्टर सीमा द्विवेदी, who is professor in gynecology in GSVM Medical College Kanpur, and she's also vice president of Arogya Bharati Kanpur प्रांत। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ शुरू में कि जो हम किशोरावस्था की बात करते हैं, इसको इंग्लिश में एडोलेसेंस कहते हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जो यंग एज होता है यानी युवावस्था, वो 10 साल से लेकर 24 साल तक होता है, और एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था 10 साल से लेकर 19 साल तक होता है। इसके कई लोग कई इंटरप्रिटेशन करते हैं, कुछ लोग 12 साल से 18 कहते हैं, लेकिन मैं WHO का बोल रहा हूं कि एडोलेसेंस वो लोग 19 साल तक मानते हैं और युवावस्था 24 साल तक मानते हैं। तो हमारे किशोरावस्था में बालक और बालिकाओं को ये जो अवस्था है बहुत ही दिलचस्प और मनभावन होता है। युवावस्था की ओर अग्रसर इनके मन में अपने जीवन के प्रति एक खास ढंग से जीने का एक अंदाज होता है, और बड़े बड़े स्वप्न और आदर्श होते हैं। इनमें सृजनात्मकता होती है, संसार में सब कुछ सीख समझ लेने का जोश और जीवन को भरपूर जीने जैसी खुशियां, जैसी खूबियां इनके अंदर समाहित होती है। और कंप्यूटर पर खेले जाने वाले गेम्स, इंटरनेट में आधुनिक चीजें करना और टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना इनकी बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। परंतु किशोरावस्था जीवन का एक बहुत बड़ा संवेदनशील मोड़ है। इस अवस्था में बच्चों में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर बहुत बदलाव आते हैं। भविष्य में वे जो भी होते हैं या जो भी जिंदगी में मुकाम हासिल करते हैं, उसकी रूपरेखा इसी उम्र में बन जाती है। जीवन में इस मोड़ पर बहुत से किशोर बालक और बालिकाएं नकारात्मक प्रभावों का शिकार भी हो जाते हैं, जिसका आगे के जीवन में उन पर गहरा असर पड़ सकता है। इस स्थिति में उनके माता पिता, अभिभावकों और शिक्षकों के लिए उनका पोषण बहुत चुनौतीपूर्ण सिद्ध होता है। परंतु सही मार्गदर्शन और सही मित्र मंडली होने से ये किशोर किशोरियां अपने एवं अपने आत्मबल बढ़ाने से उनका मार्ग पूरी तरह से प्रशस्त और सकारात्मक बन जाता है। माता पिता का रोल भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हम यहाँ पर किशोरियों से बात करेंगे और किशोरियों की बातें सुनेंगे, लेकिन एक बहुत बड़ी बात होती है कि माता पिता का भी बहुत बड़ा रोल होता है इनके जीवन में, जाहिर है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि किशोरियों से पारस्परिक संवाद स्थापित करना बहुत जरूरी है अभिभावकों का, ताकि बच्चों की किशोरावस्था से युवावस्था की यात्रा जो है वो कुशलता पूर्वक संभाल सकें और सुनिश्चित करें। बच्चों के जीवन में होने वाले शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक बदलाव में उनके अभिभावक शामिल रहें। इसे वयस्क लोग नजरअंदाज न करें, बातचीत करते रहें। अपने सह मित्रों के समूह में एक आधुनिक व्यक्तित्व के रूप में स्वीकारे जाने की उनकी चाहत होती है किशोरावस्था में। उससे हमें समझना चाहिए। एक मित्र और मार्गदर्शक बनकर उनके अभिभावक उन्हें आधुनिक, जागरूक और जिम्मेदार बनने व उनके व्यावसायिक मार्ग चुनने में उनकी मदद करें। तो आज की संगोष्ठी में हम इन्हीं सारे पहलुओं पर विशेषज्ञों द्वारा विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। मुझे उम्मीद है बच्चे, खासतौर पर किशोरियों की जो समस्याएं हैं, वो वक्ताओं को सुनने के बाद उनके मन में कोई जिज्ञासा होगी तो उन्हें जरूर पूछें और क्लैरिफाई करें। मन में कोई भी शंका न रखें और
सारे समाज के बंधनों में रहते हुए अपने मन को उन्मुक्त करें, ताकि आप हर समय बंधन में महसूस न हो, लेकिन समाज के अंदर रहते हुए कैसे अपने विचारधारा और सोचने के दायरे को आप सही दिशा में आप बढ़ा सकें और उन्मुक्त कर सकें, इसके बारे में आपको कुछ सीख मिलेगी। अपने स्वास्थ्य के बारे में, मन के बारे में आपको जो भी जिज्ञासा हो हमारे विशेषज्ञों से आप पूछ सकते हैं। की ओर मैं प्रेषित कर रहा हूँ माइक, और आपका दिन, सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे इस कार्यक्रम में कुछ बहुत ही अति विशिष्ट लोग भी जुड़े हुए हैं। मैं डॉक्टर भावना द्विवेदी मैडम, जो क्षेत्रीय आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी हैं वाराणसी जिले की, मैं आपका इस कार्यक्रम में मैडम बहुत स्वागत करता हूं। डॉक्टर नीलम गुप्ता जी मैडम, प्रधानाचार्य राजकीय आयुर्वेदिक स्नातकोत्तर आयुर्वेद महाविद्यालय वाराणसी, आप भी हमारे बीच उपस्थित हैं। डॉक्टर रुचि तिवारी मैडम, डॉक्टर आशीष गहराई सर। मैं आप सभी का, अगर किसी का नाम छूट रहा है तो मैं आप सभी का, जो भी लोग इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, मैं इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच जो किशोरियां, हमारी छात्राएं जो जुड़ी हुई हैं, मैं उनके कॉलेज का नाम बताना चाहता हूं। SSVG PG कॉलेज चुनार में है, ये रामललित PG कॉलेज कैलाहट चुनार के पास में है, KN PG कॉलेज ज्ञानपुर संत रविदास नगर भदोही, KB PG कॉलेज मिर्जापुर। कुछ आयुर्वेदिक कॉलेज से भी छात्राएं जुड़ी हुई हैं हमारे बीच। मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में वेलकम करता हूं। डॉक्टर अपूर्वा, ओवर टू यू। इसी के साथ में हम नेक्स्ट अपने स्पीकर को इनवाइट करेंगे, डॉक्टर GP अवस्थी सर। वो हमें कुछ हाइलाइट्स देंगे इस प्रोग्राम के बारे में, कि इसके लिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है, किशोर अवस्था के ऊपर हमें ध्यान देना क्यों जरूरी है, टॉपिक ने क्यों चूज किया। सर इसके बारे में कुछ हाइलाइट्स। सर अपने आप को अनम्यूट कीजिए। यस सर, ठीक है सर। यस सर, आप क्या मुझे सुन पा रहे हैं अली जी? यस सर, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है? यस सर, यस सर, यस सर, बोलिए। धन्यवाद। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा कार्यक्रम, और अली जी और पूरे टीम को, जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया। विषय पर प्रकाश डालने के लिए मुझे कहा गया। कम समय में आइए हम अपनी पूरी बात कहते हैं। हमारे बीच में आज की जो वक्ता हैं, डॉक्टर अंजना सक्सेना जी, डॉक्टर सीमा द्विवेदी जी सब लाइन पे हैं, और हमारे काशी प्रांत के अध्यक्ष डॉक्टर वसु जी, सबको सादर अभिवादन करते। आइए विषय पर चलते। यह एक जागरूकता के लिए चलाया गया कार्यक्रम है, और स्पष्ट धारणा है कि रोग, शोक, दुख, भय का मूल कारण अज्ञानता होता है। ज्ञान बढ़ा करके हम इससे मुक्त हो सकते हैं। इसी ज्ञान वर्धन के लिए संगोष्ठियां होती हैं, और इस संगोष्ठी में सम्मिलित सभी प्रतिभागियों को मैं उनका स्वागत करता हूं। ये बालिकाओं से संबंधित वेबिनार है, तो यहाँ पे एक बात कहना बहुत ही उचित होगा। आप सभी जानते हैं कि जब एक पुरुष शिक्षित होता है तो एक व्यक्ति शिक्षित होता है, लेकिन जब एक महिला शिक्षित होती है तो दो परिवार शिक्षित हो जाते हैं। पूरे परिवार का जो स्वास्थ्य है वह रसोई घर के इर्द गिर्द घूमता है, और रसोई घर वह स्थान है जहाँ से हमको ऊर्जा भी प्राप्त होता है, और सावधानी न हो तो वहां से रोग भी आ जाते हैं। तो एक रसोई घर की जिनके पास चार्ज है, विभाग है, उन्हें निश्चित रूप से रसोई घर और उससे संबंधित मसाले और भोजन पर विशेष रूप से ज्ञान होना चाहिए। केवल भोजन के द्वारा उपचार, एक गणेश चौहान है, उनकी किताब है, कभी पढ़ने का मौका मिले तो आप लोग पढ़िए। केवल भोजन से उन्होंने ढेर सारी बीमारियों के उपचार की पद्धति बताई है, और ये पूरा का पूरा भोजन ये महिलाओं के हाथ में होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ी है, निश्चित रूप से कह सकता हूं कि वर्तमान समय में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ी है, और लोग अब सर्च भी कर लेते हैं, अपने लक्षणों को सर्च कर लेते हैं कि बीमारी क्या है, ये भी देख लेते हैं।
ये भी जान जाते हैं कि इससे बचाव क्या है। अर्थात ज्ञान की मात्रा तो बढ़ गई है, लेकिन क्या परेशानी है, इस कोरोना ने बता दिया कि आप शारीरिक रूप से आपकी जीवनी शक्ति, प्रतिरोधक शक्ति कितनी चली है, फिर विश्व को इसने कहना दिखा दिया। और जिसकी प्रतिरोधक शक्ति ठीक है वही सर्वाइव करेगा, सब मालूम है। तो अब यहाँ क्या प्रॉब्लम है, ये अपने बारे में जानते, लेकिन उसका बोध नहीं है। और जब तक बोध नहीं होगा तब तक वह हमारे शरीर, हमारे जीवन में क्रियान्वित नहीं होगा। तो ज्ञान के 3 खंड हैं, ज्ञानात्मक पक्ष, बोधात्मक पक्ष और क्रियान्वयन पक्ष। ज्ञान तो बहुत सारे लोगों को है, हम अपने बच्चों को जो बताते हैं उसी का अनुसरण नहीं करते हैं। और जानकारी के लिए जान ले, मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि जो वृद्धावस्था में मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे, किसी योगाचार्य से भेंट हो जाती है, योग में संलिप्त हो जाते हैं, योगाभ्यास करने लगते हैं, वो 20 साल पहले की अवस्था में पहुंच जाते हैं और चिर यौवन से प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन कब होगा? जब योग करेंगे तब। यह तब होगा जब स्वास्थ्य के सामान्य नियमों का आप पालन करेंगे तब। और बच्चों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है पर्सनालिटी का, व्यक्तित्व का। आज बहुत बड़ी प्रतिस्पर्धा सभी के सामने है, जीवन एक चुनौती के रूप में खड़ा है, हर जगह प्रतिस्पर्धा है। इस प्रतिस्पर्धा को वही प्राप्त कर सकता है जिसके पास आदर्श स्वास्थ्य है। एक रोगी जिसके सिर में दर्द होता है, बदन में दर्द होता है, नींद ना आती हो, वो न तो अच्छा छात्र बन पाएगा और न तो प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा में वह उत्तीर्ण हो पाएगा। अर्थात आप आदि के चुनौतियों को वह स्वीकार भी नहीं करता। आगे अगर कोई व्यवसाय भी करता है, नौकरी भी करता है, तो वहां भी ऊर्जा चाहिए। हमारे मनुष्यों ने बहुत पहले इस बात को लिख दिया था कि धर्मार्थ काम मोक्ष आरोग्य मूल्य उत्तम, धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये 4 चीज मिल जाए तो जीवन सफल होता है। और ये तब मिलता है जब हमारे पास आइडियल हेल्थ होता है। तो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना है, स्वास्थ्य के जागरूकता के सूत्रों को अपनाना है, क्रियान्वित करना है। और एक छोटी सी बात कहकर मैं अपनी बारी को विराम दूंगा। सबसे पहले छोटे से बहुत छोटा सा संकेत है, हम सवेरे ईशा पान खाली पेट पानी पीने का अभ्यास करें, सूर्य नमस्कार करें। सूर्य नमस्कार के बहुत फायदे हैं। अभी योग दिवस आने को है और उस योग दिवस पर वो जो आसनों का पूरा समुच्चय है वो सूर्य नमस्कार का ही एक प्रभेद है। सूर्य को नमस्कार करने से क्या फायदा होता है? ये मेरा शरीर पृथ्वी से बना है, पृथ्वी स्वयं सूर्य से बना है। जब सूर्य के सामने हम सूर्य नमस्कार करते हैं तब हमको ऊर्जा प्राप्त होती है, तभी इस पर विधिवत प्रकाश डाला जाएगा। एक आग्रह हम जरूर करेंगे, खासतौर से बालिकाओं से। मैंने अपने क्लिनिक में देखा है कि एक शौक सी है नाखून बढ़ाने की। नाखून, ये महिला जो खाना बनाती है, आटा गूंथती है, उनके बढ़े हुए नाखून चाहे जितनी सफाई कर ली जाए सुरक्षित नहीं होता है। जानकारी के लिए बताएं कि इस नाखून के माध्यम से हमारे पेट में स्टोरिस एक कीड़ा है, उसका चक्र चलता है और वो इन किशोरों को बहुत परेशान करता है। तो हमारे नाखून न बढ़े। योग के 3 घटक है। अब यहाँ ध्यान से सुन ले। योग करना एक आसन है, श्वास से जोड़ दे तो वह 10 गुना हो जाता है और मन से जोड़ दे तो वह 1000 गुना हो जाता है। इससे यह भी संदेश मिला, जो करे 100% करे और मन लगा के करे, ध्यान भी करे, प्राणायाम भी करे और आगे जीवन से बढ़ने के लिए निसंकोच हमारे आज के विशेषज्ञों से अपने मन की सारी आशंकाओं को पूछे। लेकिन जितनी बात कही जाए उसको दत्तचित्त होकर के सुने। इन शब्दों के साथ आज के इस वेबिनार में मुझे आमंत्रित किया गया, विषय को प्रकाशित करने के लिए अवसर दिया गया। सबके प्रति आभार, धन्यवाद। जय भारत। Thank you so much.
मैं इसमें एक इन्फॉर्मेशन फ्लो करना चाहूंगी। नैन्सी गुप्ता है, उन्होंने क्वेश्चन पूछना है। आप प्लीज चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख दीजिए। जब स्पीच का खत्म होगा बोलने का सेशन, तो फिर हम आपके क्वेश्चंस लेंगे 1 to 1। आपको बोलने का भी मौका रहेगा बाद में, बट आप प्लीज अपने क्वेश्चन चैट बॉक्स में राइट कीजिए। मैं ये इन्फॉर्मेशन फ्लो कर रही थी। तो नेक्स्ट हम इनवाइट करेंगे, हम जो नेक्स्ट स्पीकर हैं डॉक्टर रंजना सक्सेना मैडम। परिचय देना चाहूंगी को जो यहाँ पर अनिल जी, कर रहे हैं। अब हम लोग का काम खत्म हो गया। यस सर, आप यस सर लीव कर सकते हैं, या आप चाहे तो जुड़े रह सकते हैं सर। डॉक्टर हैं, आप जुड़ सकते हैं सर, आप जुड़े रह सकते हैं। नहीं, ठीक है, अब मैं अपने को हटाता हूँ। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर, धन्यवाद सर। डॉक्टर रंजना सक्सेना मैडम का मैं थोड़ा सा एक इंट्रो देना चाहूंगी ब्रीफ। वो BMS हैं, गोल्ड मेडलिस्ट। उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से PMS किया हुआ है। उसके बाद MD किया है मैम ने श्री प्रसूति तंत्र में। एक्स सीनियर प्रेसिडेंट है वो IMS BHU में। फिर PhD किया है प्रसूति तंत्र वाराणसी से। असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वो स्त्री रोग में गवर्नमेंट PG आयुर्वेदिक कॉलेज वाराणसी में। टीचिंग एक्सपीरियंस मोर देन 24 इयर्स का है, 24 साल से ज्यादा है। स्टैंडर्ड एंड एविडेंस बेस्ड वर्क इन फील्ड, स्पेशली वुमेन उन्होंने काम किया है, स्पेशली फॉर रूरल एरियाज। तो प्लीज आप नेक्स्ट ओवर टू यू। आप प्लीज जो भी हमारा आज का सेशन है उसको लीड करें, और जो भी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आज के कॉन्टेक्स्ट में, कोविड के कॉन्टेक्स्ट में, या नॉर्मली कैसे हमें क्या क्या प्रेवलेंट डिजीजेस हैं और क्या प्रॉब्लम्स हैं जो फेस करते हैं फीमेल जनरली, प्लीज उस पर प्रकाश डालें। थैंक यू। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं भगवान विश्वनाथ बाबा का नमस्कार और आराध्य देव अपने इष्ट देव को याद करती हूँ। और मैं आदरणीय डॉक्टर इंद्रनील बसु जी, डॉक्टर इंद्रनील बसु जी, अध्यक्ष काशीपाठ आरोग्य भारती के इस मंच पर जिन्होंने मुझे छोटा सा एक मौका दिया है, मैं चाहती हूँ कि मैं अपना, बहुत ही कम समय मिला था मुझे, ये आप तो जान रहे हैं। कल शाम मेरे पास फोन आया था रात में 7 बजे के आसपास कि आपको ये टॉपिक तैयार करना है। मैंने सहर्ष स्वीकार किया क्योंकि मुझे अच्छा लगा कि मैं आपके मंच को साझा करूं, और इसलिए मैं आपको बार-बार नमस्कार कर रही हूँ। इसके साथ में मैं डॉक्टर गणेश प्रसाद अवस्थी जी, जिन्होंने अभी अभी अपने विचार रखे हैं, बहुत अच्छे विचार रखे हैं, मैं उनको भी नमस्कार करती हूँ और उनका भी आभार व्यक्त करती हूँ। साथ में मैं अपनी प्रिय मैडम डॉक्टर सीमा द्विवेदी मैडम, जो कि कानपुर में GSBM कॉलेज में स्त्री प्रसूति विभाग में स्पेशलिस्ट हैं, वो भी यहाँ हम लोग के साथ जुड़ी हैं। ये हमारे लिए बहुत सुनहरा मौका है। मैडम, जो भी त्रुटि हमसे होगी उसका समाधान हम आपसे ही चाहेंगे, क्योंकि कुछ काम करेंगे तो त्रुटियां तो होती ही हैं। इसके लिए हम अभी से आपसे पहले ही क्षमा प्रार्थी हैं। हम अपने कॉलेज के, अपने विद्यालय की प्रधानाचार्य डॉक्टर नीलम गुप्ता के भी आभारी हैं कि उन्होंने हमको थोड़ा समय दिया और आज हमारे साथ वेबिनार पे हमारे साथ हैं। ये उनका बहुत बड़ा हमारे ऊपर एक आभार व्यक्त करने का वो है, हमें प्यार करती हैं इसलिए हमारे साथ हैं। हमारी DO मैडम भावना मैडम, जो कि हमारी सीनियर है, हमारी गुरु की तरह है, और हमेशा उन्होंने जो है हमको उत्साहवर्धन किया है। हम आज भी उनसे ही प्रेरणा लेते हैं। मैडम, हम अपने विचार रख रहे हैं, आप बड़े हैं, जैसा भी होगा हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि गलतियां ही इंसान को कुछ सीखने का मौका देती हैं। डॉक्टर रुचि और डॉक्टर आशीष गवई, आप सब भी हमारे कॉलेज के हमारे अंतरंग मित्रों में से हैं। हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको समय दिया। हमारे कॉलेज के बच्चे और हमारे चुनार कॉलेज के और हमारे अन्य कॉलेजों की जो बालिकाएं हैं, जिनको भी जिस समय भी कोई भी प्रॉब्लम हो, हमारा व्याख्यान हो जाए और हमारी मैडम सीमा मैडम का व्याख्यान हो जाए, उसके बाद अपनी सारी क्वारीज नोट कर सकते हैं और इस हमसे बात कर सकते हैं। मैं अपने कुछ स्लाइड्स के साथ ही आप लोग को बताना चाहूंगी, क्योंकि हम आयुर्वेद के हैं और हमारे जो संस्कार हैं वो कहते हैं ना आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं। तो हम अपनी बात आयुर्वेद के पटल से रख के और इसके साथ में ये रख रहे हैं कि हाँ, हम इसे कैसे हम अपने एक कहते हैं ना प्री युवा वर्ग, एडोलेसेंस, किशोर अवस्था, जो एकदम कोमल कली के समान होती है, इसको हम कैसे एक अच्छे फूल में, सुंदर फूल में, सुगंधित फूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं प्लीज शेयर, मेरी जो स्लाइड शेयर नहीं हो रही है, तो प्लीज मुझे होस्ट बना दीजिए तो मेरी स्लाइड शेयर हो जाए।
मेरे नहीं मैम, आप अपने डेस्कटॉप पर स्लाइड प्ले कीजिए और फिर नीचे एक स्लाइड शेयर का शेयर स्क्रीन का ऑप्शन आ रहा होगा। अब हो जाएगा। मैंने सिक्योरिटी ऑफ कर दिया है, अब शेयर हो जाएगा। हेलो, आप देख पा रहे हैं मेरी स्लाइड्स? हाँ जी मैम। आप देख पा रहे हैं? हाँ जी मैम, प्लीज। सशक्त नारी समृद्ध समाज, जैसा कि टॉपिक है। अगर हमारी नारी सशक्त होगी, हमारी बालिका सशक्त होगी, हमारा बीज सशक्त होगा, तो हमारा समाज भी समृद्ध होगा, हमारा समाज भी मजबूत होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कई हमारे बालिकाओं के लिए बहुत अधिक योजनाएं बना रखी है, जिसमें नंबर 1 पे आप सभी को पता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचे, भ्रूण हत्या से हम अपनी बच्चियों को बचाएं, हम अपनी बच्चियों को इस जगत में लाएं, इस बच्चियों को आगे बढ़ाएं, बच्चियों को पढ़ाएं। ये एक बहुत बड़ा कदम है, ये एक अंकुर है जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने आते ही शुरुआत की थी, और आज हम जान रहे हैं कि वो पौधे के रूप में लहरा रहा है। बच्चियां जब पढ़ेंगी तभी आगे बढ़ेंगी। आज जो एक सबला किशोर अवस्था की लड़कियों के लिए एक योजना का जो आरंभ हुआ था, वो 2010 में ही हो गया था। 19 नवंबर 2010 में आरंभ हो गया था, लेकिन जो उसका क्रियान्वयन हुआ था सबला योजना का, वो क्रियान्वयन उसका हुआ था, वो जो हमारा वुमेन्स डे मनाया जाता है, तो वो अप्रैल में 2011 में आया था। तो उसका क्रियान्वयन उन्होंने सबला स्पेशली किशोर लड़कियों के लिए और किशोर लड़कों के लिए जो योजना आई थी, वो सबला योजना का उन्होंने किया था। उसका उन्होंने बताया हम लोग को कि हमारी जो लड़कियां हैं, पहले उन्होंने उसको, क्योंकि हर बात होती है कि कोई भी काम हम लोग एकदम टॉप मोस्ट लेवल पे नहीं शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो पहला जो स्टेप उन्होंने लिया, उन्होंने वहां कुछ गाँव को लिया, पहले 200 गाँव को लिया, फिर 300 गाँव को लिया, फिर कुछ कन्याओं को लिया, फिर कुछ लड़कियों को लिया, मतलब इस तरह से उन्होंने उसको एक बनाया। और उसके बनाने के बाद उन्होंने देखा कि हमारी जो कन्याएं हैं, उनको पोषण ही नहीं मिल रहा है, उनको खाना ही नहीं मिल रहा है, उनको आहार ही नहीं मिल रहा है। तो उनको आहार देना का, उनको पोषण देने का और उनके स्वास्थ्य के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठाई। और उस आहार की जिम्मेदारी, स्वास्थ्य की जिम्मेदारी, पोषण की जिम्मेदारी जब उठा ली गई, तो शिक्षा का तो रास्ता खुल ही जाता है ना। जब शिक्षा का रास्ता खुला, हमारी लड़कियां आत्मनिर्भर बनी, और ये जो शिक्षा मिली, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह की शिक्षा मिली, और इस शिक्षा से हमारी बच्चियां आज पहले से कहीं अच्छी स्थिति में हैं। मैं अभी कुछ छोटे पॉइंट्स के साथ साथ जो सबला योजना है, और हमारे यूपी गवर्नमेंट में हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने किशोर स्वास्थ्य योजना के बारे में योजना चलाई हुई है। ये 2 योजनाएं इतना महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं कि मैं अपने बच्चियों को बताना चाहती हूँ कि जैसे माँ बाप घर में देखते हैं ना, उसी तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी आपका आज से नहीं, पिछले 6 साल 8 साल से बराबर ध्यान रखे जा रहे हैं, जब से उन्होंने सत्ता संभाली है। और बहुत योजनाएं हैं। आज तो मास मीडिया का जमाना है, नेट आपके हाथ में है। कभी आप अपने बारे में, कभी अपने जानकारी लेना हो, उस बारे में सोचिए, देखिए और जानिए कि हम आखिर कहाँ एक्सटेंड करते हैं, हमारे समाज में कहाँ स्थान है। आपको एक कोमल पुष्प के समान इतना अच्छे से सुरक्षा दी जा रही है, बस संभलना आपको है और मजबूत बनना है आपको। क्यों? क्योंकि स्त्री ही मूलमपत्यानाम, स्त्री ही रक्षति रक्षिता। स्त्री जो है वो सृष्टि की जननी है। अगर स्त्री ना हो तो ये सृष्टि ना हो। आज सृष्टि का मूल ही स्त्री है, और स्त्री को रक्षा करना ही आज हमारा, आपका और हमारे गवर्नमेंट का, हमारे प्रधानमंत्री जी का, सबका परम कर्तव्य है। कहा भी गया है, यत्र नार्यन्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। अगर हम
महिलाओं का सम्मान करेंगे तो वहाँ जो है भगवान खुद ही चल कर आएंगे। और इसका मतलब है कि जिस देश में इस तरह की स्थिति बहुत अच्छी होती है, भगवान का आशीर्वाद उस देश को मिलता ही जाता है। प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी एक बार कहा था, अगर वस्तुतः आपको किसी देश की नारी की स्थिति जानना है तो आप उसकी स्थिति के आधार पर उस देश की स्थिति का पता लगा सकते हैं। आप समझ सकती हैं ना आप कितनी महत्वपूर्ण हैं। आप इस देश की बेस है, आप हैं तब देश है। इसलिए पहले आप अपने आप को मजबूत कीजिए, क्योंकि आपके बिना ये देश चलने वाला नहीं है। इसीलिए आपकी जो हेल्थ है, हेल्थ ऑफ ए पॉपुलेशन इज लाइक ए चेन ऑफ इंडिविजुअल हेल्थ, एवरी बीट ऑफ दिस चेन इज इम्पोर्टेंट। मतलब अगर आप सही रहेंगी तो आपसे जुड़ा हुआ आपका समाज सही रहेगा। आपकी शादी होगी, कल आपके गर्भ में जो बच्चा आएगा वो स्वस्थ रहेगा, वो बच्चा आगे चल के एक जो है पूरा हमारा राष्ट्र का निर्माता होगा, तो वो हमारा राष्ट्र को स्वस्थ रखेगा और फिर वो स्वस्थ बच्चा आगे अपनी नई पीढ़ी को जन्म देगा। इसलिए हमारा कहने का मतलब यह है कि आप उस चेन का इतना महत्वपूर्ण बिंदु है, आप इस हमारे देश का इतना महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर आप पर थोड़ी सी भी चोट लगी तो पूरा देश चोटिल हो जाएगा। इसलिए आप स्ट्रांग रहिए, देश मजबूत रहेगा। हेयर स्त्री बीइंग द रूट ऑफ द प्रोजेनी, जो बात मैंने अभी आपको बताई कि स्त्री जो है वो सृष्टि की जननी है, और द हेल्थ ऑफ द जाइगोट, हेल्थ ऑफ द एम्ब्रियो, हेल्थ ऑफ द फीटस, हेल्थ ऑफ द न्यूनेट एज वेल एज द हेल्थ ऑफ द चाइल्ड डिपेंड ऑन द हेल्थ ऑफ द स्त्री। तो इसलिए हमें इस स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। आयुर्वेद में हम आप जानते ही हैं, आयुर्वेद में जो मेन कहा गया है स्वस्थ स्वास्थ्य लक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम क्या। हमारा शास्त्र इतना बड़ा शास्त्र है, इतना महान शास्त्र है कि वो बेकार बीमार होने के लिए कहता ही नहीं, वो चाहता ही नहीं है कि बीमारी आए। वो कहता है आप स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करिए ना। और उसी आधार पर उन्होंने पहले ही डिवाइड कर दिया। इतने साल पहले 5000 साल पहले के शास्त्रों में पता है, लोग कन्याओं का मनुस्मृति का श्लोक है, 8 वर्षा भवेत गौरी 9 वर्षा तु रोहिणी 10 वर्षा भवेत कन्या अत ऊर्ध्व रजस्वला। रजस्वला क्या है? क्योंकि हमें जो स्टडी करनी है, हमें जो फोकस होना है वो स्पेशली, जैसे अभी बात चल रही थी, अभी हमारे सर इंद्रनील जी सर ने बताया, बसु सर ने बताया और हमारे गणेश सर ने भी बताया कि हमें एडोलेसेंट हेल्थ पर ही आज बात करनी है। और ये बात पहले से क्लियर हो चुकी है कि हम एडोलेसेंट किसे कहते हैं। जनरली जो यंग पीपल की मानी गई है वो 10 से 24 साल मानी गई, लेकिन 10 से 24 साल में जो एक कंफ्यूजन दूर होने के लिए उसको 2 में डिवाइड किया गया, तो एडोलेसेंट क्या है और यूथ क्या है। एडोलेसेंट जो है वो 10 साल से 19 साल तक है और यूथ जो है वो 25 से 24 साल तक है। केवल एडोलेसेंस का मतलब केवल एक ये नहीं कि हमारा छोटा बच्चा बड़ा हो गया, उसकी फिजिकल ग्रोथ, उसकी साइकोलॉजिकल ग्रोथ और उसकी सोशल मैच्योरिटी। मतलब सबसे बड़ी बात तो आज हम लोग कहते हैं ना कि हम खाली ये नहीं कह सकते कि बच्चा मेंटली भी बड़ा हो रहा है, लेकिन बच्चा जो है वो सोशल वेलबींग भी, उसकी जो है सोशल उसकी ग्रोथ जो है वो भी आज बहुत ज्यादा मेजरमेंट करती है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में मेन जो चेंजेस आती हैं वो चेंजेस उनके ऑर्गन्स में आती हैं, उनके डेवलपमेंट में आती हैं, उनके प्रॉपर हाइजीन प्रैक्टिसेस में आती हैं और आनी भी चाहिए। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मेन कारण यही है कि हम अपने बच्चों को शुरू से कैसी हैबिट डालें कि आप अपने रहन सहन पे और अपनी हाइजीन पे इसका इफेक्ट कैसे। रैपिड ग्रोथ, अभी तो हमें लोग कभी कभी जब बहुत दिनों बाद कोई हमसे मिलने आता है, हमारा गेस्ट आता है, तो अरे बच्चे तो बड़े हो गए। बच्चों को अपनी भी ये फीलिंग होती है कि हाँ हम ग्रोथ जो है ये एडोलेसेंस फेज की जो ग्रोथ है वो एक रैपिड ग्रोथ है। इसका कॉज क्या है? एडोलेसेंस है फंडामेंटल ह्यूमन राइट। आज के जो बच्चे हैं जो एडोलेसेंस है उनका ये फंडामेंटल राइट है टू एक्यूरेट एंड कंप्रिहेंसिव रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ इंफॉर्मेशन। उसको जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ और वो पुराना जमाना नहीं है कि हम उसको रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, उसको सेक्सुअल हेल्थ के बारे में ना बताएं। आयुर्वेद ये कहता है कि हर तरह का, चाहे वो हमारी जो है सोशल वेलबींग की हो या हमारा पर्सनल हो, हम जो है जिस भी आयु की कामना करते हैं वो हमेशा जो है हित होना चाहिए और हम
आयुर्वेद की परिभाषा ही यही कहलाती है। प्रॉब्लम एनकाउंटर इन एडोलेसेंस, मेन प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है? पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, सोशल प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स ऑफ हेल्थ है, प्रॉब्लम्स ऑफ फिजिकल सेल्फ एस्टीम, सेक्स एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स है, होम एंड फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। इसका सारा वर्णन मैं अभी आगे स्लाइड्स में करना चाहती हूँ। मैं आपको एक आउटलाइन दे रही हूँ कि हमारे बच्चे आज कहाँ कहाँ परेशान हैं। उनकी अपनी प्रॉब्लम है तो सोशल प्रॉब्लम से फंस जाते हैं, प्रॉब्लम अगर हेल्थ की आती है तो उनकी अपनी सेल्फ एस्टीम की प्रॉब्लम आती है, मैं यहाँ कहाँ रहता हूँ, मेरी क्या जगह है, मेरे को मैं कैसा लगता हूँ, मुझे क्यों ऐसा हो रहा है। सेक्स प्रॉब्लम हमेशा उनके लिए, क्योंकि बॉडी में चेंजेस आ रही हैं, हार्मोनल चेंजेस आ रही हैं, तो उसके लिए उनके मन में हमेशा क्वेश्चंस रहते हैं। इसके अलावा होम एंड फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम, एडोलेसेंस, सम फैक्ट्स एंड परसेप्शंस। एडोलेसेंस बिटवीन 10 and 19 years make up 1/5 of Indian population। इस समय 25% से ज्यादा हमारे पास एडोलेसेंस हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हमारे पास शेमफुल बात यह है कि इसमें जो एक पोटेंशियल ग्रुप है वो HIV कंट्रैक्टिंग करता है। जो हमारा ग्रुप है मतलब वो मिसगाइडेड ग्रुप भी हमारे ही ग्रुप का एक हिस्सा है। और ये सारी मिसगाइडेंस खत्म हो और आगे आने वाले बच्चे हमारे बच्चे रहें, उसी के लिए हमको इस तरह के वेबिनार, इस तरह के सेमिनार्स करने के लिए अपने बच्चों में शिक्षा और बच्चों में एक अच्छी सी एक किरण जाए, आशा की किरण जाए, उसके लिए बात करते हैं। एडोलेसेंट गर्ल्स जो है वो कंस्टिट्यूटेड 25% portion of the male abortion। अब जो हमारे अबॉर्शंस हो रहे हैं, एक कॉमन अबॉर्शन मैरिड गर्ल्स के, मैरिड कपल के या जो लोग करा रहे हैं, उसमें 25% कंट्रीब्यूशन जो दे रहा है वो हमारा एडोलेसेंस गर्ल्स दे रहे हैं। तो ये दोनों फैक्ट्स जो है वो शेमफुल फैक्ट्स हैं और इन्हीं शेमफुल फैक्ट्स को हमें दूर करना है। इसीलिए हम लोग जो है, ये हमारे आज के मेन पॉइंट्स हो सकते हैं कि हमें क्यों आखिर हम एडोलेसेंस पे पढ़ने और पढ़ाने की और इस तरह की व्यवहार करने की जरूरत पड़ी। हाई मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी एसोसिएटेड विद द प्यूबरल एंड एडोलेसेंट प्रेगनेंसी। अगर कम उम्र में प्रेगनेंसी आएगी तो मोर्टेलिटी के चांसेस और मॉर्बिडिटी के चांसेस इंक्रीज करने हैं। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी जो आंकड़े हैं वो भी यही बताता है। कल्चरल प्रैक्टिस ऑफ इन्वॉल्व सेक्सुअल एब्यूज, जो आजकल का कल्चर है, जो कुछ बॉडी में चेंजेस आए हैं, जो हमारे समाज में परिवर्तन आया है, वो सारे ही इसके कारण हैं। और इन कारणों को दूर करने के लिए हमें आप सबको मिलकर कहीं ना कहीं समस्या का निवारण करना है। हेल्थ इम्प्लीकेशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो कॉमन तो है, आरटीआई जो है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉमन है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कॉमन है, जो हमारा सदगत कहता है, जो हमारी संस्कृति कहती है, उससे हम एकदम अलग जा रहे हैं, उससे एकदम हम अलग होते जा रहे हैं। ये जो दो पॉइंट्स हमने अभी ऊपर पढ़े हैं, ये दोनों पॉइंट्स जो है बहुत शेमफुल है। अगर हम भारतीय संस्कृति का हिस्सा हैं तो हमारे बच्चों में वो संस्कार नहीं आ पा रहे हैं, या हमारा जो वसुधैव कुटुंबकम की बात हम लोग करते हैं, लेकिन अभी हम अपने भारत को नहीं बचा पा रहे हैं। और कुछ इस तरह की बातें हैं जो हमारे डाटाज बता रहे हैं। प्रेगनेंसी, सेक्सुअल एब्यूज, रेप होना, ये कोई कहीं छुपा नहीं है। अर्ली सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट, क्रिमिनल एबॉर्शंस और मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स, ये इतने हेल्थ इम्प्लीकेशंस हैं जिसपे हम लोग आज डिस्कस कर सकते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शियस डिसीजेस क्या क्या हो सकती हैं, तो गर्ल्स में स्पेशली जो है आज भी क्लेमाइडिया, नाइजेरिया, गोनोरिया, सिफिलिस ना, और ट्राइकोमोनावाइटिस। अभी मैंने अभी बात थोड़ी देर पहले बात की, HIV इज अ कॉमन। और ये सब क्या करती हैं, इनफर्टिलिटी फिक्स, PID करेंगे, और PID इज द मेन कॉज ऑफ द इनफर्टिलिटी। ये अभी तो स्टार्टिंग की एज है, इस एज में अगर हमने इनको नहीं बचाया, कहते हैं ना कि आंधी और तूफान से अगर हमने दिए को नहीं बचाया तो वो दिए आगे तक कहाँ जल पाएगा। तो उस दिए को हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट देने की जरूरत है, बहुत अपनापन देने की जरूरत है, हमें पर्सनली उससे बात करने की जरूरत है, चाहे एज ए मदर, एज ए फादर, एज ए फ्रेंड, एज ए डॉक्टर, एज ए एनम, एज ए आशा, एज ए जो भी हमारा रोल, जहाँ भी हमारा रोल है, एज ए टीचर, हम उसकी हेल्प कर सकते हैं। और अब वो समय नहीं है जो हम लोग समझते थे कि आज से 10 साल पहले था कि हम इनसे बात करने में शर्माते थे। हमारे बच्चे हमसे नहीं करते, लेकिन हम अपने बच्चों से बात करनी चाहिए। न्यूट्रिशनल हेल्थ, न्यूट्रिशन हेल्थ बहुत बड़ा इशू हो चुका है आजकल के बच्चे जो हैं, क्योंकि जो ग्रोथ का जो सबसे बड़ा फास्टेस्ट पीरियड ये माना गया है,
एडोलेसेंस जो है इसमें बहुत तेजी से ग्रोथ होती है, तो तेजी से ग्रोथ होती है तो न्यूट्रिशन भी हमको बहुत तेजी से चाहिए। लेकिन हमारे बच्चे हैं जो उनकी इस तरह की हैबिट्स पड़ जाती हैं कि वो जो हमारा बैलेंस डाइट है, संतुलित आहार है, उसको नहीं ले पाते हैं और उससे उनकी जो ग्रोथ पे बहुत असर पड़ता है और उस ग्रोथ पे असर होने से कई तरह के डिजीज भी होती है। इंक्रीज न्यूट्रिशनल नीड्स, उन्हें क्या क्या चाहिए, तो हम स्पेशली यहाँ गर्ल्स की बात कर रहे हैं। तो कैलोरीज में अगर हम देखेंगे तो हमारी लड़कियों को 2200 कैलोरीज पर डे चाहिए ही चाहिए एक नॉर्मल गर्ल को। प्रोटीन जो है वो 45 से 60 ग्राम होना चाहिए, कैल्शियम जो है वो 1200 मिलीग्राम होना चाहिए और आयरन जो है स्पेशली गर्ल्स को, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम है, मेंस्ट्रुएशन में ब्लड जाना ही जाना है, तो कम से कम 15 मिलीग्राम होना चाहिए। तो उनको प्यार से समझाइए, उनको दिखाइए, क्योंकि वो बड़े नहीं हैं, मेंटली वो उतने बड़े नहीं हैं, उन्हें अभी कुछ नहीं पता है, बस उनकी बॉडी चेंजेस उनको बताती हैं कि हम बड़े हो गए हैं और आसपास के लोग उनसे कहने लगते हैं कि अब आप बड़े हो गए हैं। लेकिन अगर हम उनके साथ थोड़ा भी जुड़ जाए तो सच में वो भी बच्चे हैं और बच्चों को बच्चों की तरह समझाएंगे तो शायद समझेंगे कि दूध की क्या इंपॉर्टेंस। क्षीर को तो हमारे आयुर्वेद में रसायन माना गया है और क्षीर के बिना तो जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट जो हैं जैसे कर्ड है, पनीर है, इन सबको लेना चाहिए। ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हैं, दालें हैं, सीरियल्स हैं, सूप्स हैं, जूस हैं, रेगुलर मील्स हैं, ये सब एकदम हमें नियम से बच्चों को समझाना चाहिए कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। देन जो हमारे छोटे बच्चे हैं जिसे हम टीनेज बच्चे बोलते हैं, उनकी डाइट और उसके बाद उनकी पसंद, जो हम लोग आज भी कहते हैं कि बेटा ये अवॉइड फूड, इस तरह के फास्ट फूड को नहीं खाना है और जितने ही फैट है वो नहीं लेना है। लेकिन बच्चे अब इस समय जब लॉकडाउन हुआ, कुछ बच्चों को लगा कि हाँ घर का खाना बहुत अच्छा खाना है, घर का खाना सुरक्षित खाना है और कम से कम उन्होंने लॉकडाउन के जो पॉजिटिव फायदे थे वो यही मिले कि बच्चों ने बाहर का खाना, होटल का खाना और इस तरह का फास्ट फूड खाना लगभग छोड़ दिया और घर में बना हुआ न्यूट्रिशियस खाना खाया, जो भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा है। एक और प्रॉब्लम आ गई है, बच्चे कहते नहीं हम बहुत पतला रहना चाहते हैं, हम स्लिम रहना चाहते हैं, हम तो अब ये देखना है कि हम स्लिम वर्सेस फिट, आप फिट भी रहे और आप स्लिम भी रहे, आप मोटे भी ना हो और आप सुंदर भी लगे। तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि आप स्टार्वेशन में चले जाए, डू नॉट स्टार्व। कभी भी बच्चों को भूखा नहीं रहना चाहिए। इस एज में बच्चों को भूखा नहीं रहना है, कोई उपवास नहीं रखना है, कोई व्रत नहीं करना है, बच्चों को एकदम मेंटेन जो बैलेंस डाइट है उस तरह से हमें रखना है और किसी भी तरह से उसकी फिटनेस पे हमें जो है उसकी स्लिमनेस को हावी होने नहीं देना है, क्योंकि फिटनेस इज मोर इम्पोर्टेंट देन लुकिंग। यू कैन अवॉइड न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी बाय रेगुलर, तो बैलेंस डाइट को आपको लेना ही पड़ेगा। सबसे पहले जो उसके हमें खामियाजा भुगतने पड़ते हैं वो एनीमिया है, आरबीसीज की कमी हमको दिखाई पड़ने लगती है। बाय एनीमिया, पुअर डाइटरी हैबिट्स, आर यू लूजिंग एक्सेस ब्लड फ्रॉम योर बॉडी, क्योंकि जब आपके शरीर में जितना आपको ग्रोथ के लिए चाह रहा है, जो भी आपके मेजरमेंट्स हैं वो अगर आप नहीं ले पा रहे हैं और ब्लड का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है तो दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, क्योंकि रक्त को हमने जीवन माना है, रक्त ही जीवन है। जिस प्रकार बात पित्त कफ 3 दोषों को हमारे आचार्य चरक ने कहा है कि ये त्रिशूल है, इसी पे हम टिके हुए हैं, हमारा शरीर टिका हुआ है, लेकिन क्योंकि सुश्रुत हमारे शरीर प्रधान है और उन्होंने रक्त को जीवन का मूल माना है और उनके बिना जीवन संभव नहीं है। तो रक्त कैसे बढ़े और रक्त कैसे मेंटेन रहे, इसके लिए बच्चों में बस एक केवल हमें उसके अगर डाइट के बारे में समझा दें, कुछ नहीं कहना है। अगर आप चुकंदर का सूप बनाए, उसमें आप नींबू का रस मिला दें, उसमें काला नमक दे दें, उसको अगर वो एक बार रोज ले ले, टोमेटो के सूप के साथ चुकंदर मिला दें, ग्रीन वेजिटेबल के सूप बना दें, लेकिन विटामिन सी की उसमें प्रेजेंस बहुत है, चाहे वो मौसमी हो, चाहे सूप, चाहे वो नींबू हो, चाहे संतरा हो, इस तरह ग्रीन वेजिटेबल्स के साथ में जो है हमको बच्चों को खिलाने की एक आदत डालना चाहिए, हेल्दी फूड हैबिट्स को डेवलप करना चाहिए, बच्चों को समझा देना चाहिए, चाहे बच्चे हमारे साथ रहें चाहे हॉस्टल में रहें, नेवर स्किप मील्स, कभी भी स्किप नहीं करना है किसी भी तरह से। अगर आपको सुबह 8 बजे आना है हॉस्पिटल तो आप 6:30 बजे खाना बना लीजिए, लेकिन आपको अपना नाश्ता, आपको अपना खाना कभी भी स्किप नहीं करना है। अगर आपने किया तो आप अपने लिए बहुत बड़ा लॉस करने जा रहे हैं। इसके अलावा ब्रेकफास्ट को आप प्रॉपरली टाइम पे लीजिए और ये भी नहीं कि रात में 12 बजे खाना खाया जा रहा है। डिनर का जो एक लिमिट टाइम होता है अप टू 9 PM, अप टू 10 PM तक डिनर खत्म कर लेना चाहिए।
उसके अलावा ये जो लिमिट फास्ट फूड इंटेक, फास्ट फूड तो एकदम अनलिमिट क्या, हम तो कहते हैं फास्ट फूड खत्म कर देना चाहिए, फास्ट फूड लेना बंद कर दीजिए। फिर देखिए जो अभी आपने पिछले 1.5 महीना 2 महीने में किया है, आप में जो एनर्जी आई है, आप में जो चेंजेस आए हैं, अगर आप उसको थोड़ा सा भी ध्यान देंगे, लॉकडाउन का केवल इतना ही बस देखेंगे कि हाँ कम से कम हमने एक अच्छा खाना खाया, भारतीय संस्कृति से जुड़े हैं, आपको अपने अंदर बॉडी में असर देखने को मिलेगा। हैव एटलीस्ट 1 फ्रूट ए डे, एक आदत डाल लीजिए। कहा है ना कि अगर सेब खाएंगे तो डॉक्टर से पास नहीं जाएंगे, इसी तरह से कोई एक फल आपको खाने की आदत डालनी ही पड़ेगी और ग्रीन वेजिटेबल्स एंड सलाद लेने ही पड़ेगी। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज जो हैं वो स्पेशली फोकस हुई हैं एडोलेसेंट गर्ल पर, और उन्होंने बताया है कि जो कैलोरीज है उनको एक्स्ट्रा चाहिए। जो एक नॉर्मल कैलोरी हमने आपको बताई थी 2200, उससे ज्यादा कैलोरीज 500 कैलोरीज चाहिए, और इसके लिए उसको जो है प्रोटीन की मात्रा, चाहे वो पनीर के रूप में हो, चाहे दाल के रूप में हो, राजमा के रूप में हो, या फिर नॉनवेज के रूप में हो, एग के रूप में हो, उसको लेनी ही पड़ेगी। लेकिन खाली खाने से काम नहीं चलने वाला। आयुर्वेद ही बताता है आपको सूर्योदय से पहले उठना ही उठना है। क्यों? क्योंकि सूर्योदय ब्रह्म मुहूर्त का समय है, और ब्रह्म मुहूर्त में क्या होता है, विष्णु पदामृत, जो उस समय की जो हवा होती है वो कहा जाता है कि विष्णु के पद से छू के आती है और अमृत के तुल्य होती है। तो आज भी हम बच्चे, हम कहते हैं आप ठीक है 1.5 घंटा 2 घंटा पहले नहीं उठ पाएंगे सूर्योदय से, लेकिन आधा घंटा पहले 1 घंटा पहले तो उठने की कोशिश करें। उठने के साथ प्राणायाम है, योग है, व्यायाम है, इसको नियमानुसार आप करें। ऐसा भी नहीं कि आज आपने किया और कल छोड़, आपको करना है तो नियम से करना है, डेली करना है, रोज करना है। और उसके अंतर आप सोचेंगे आज किया तो आज मिलेगा, ऐसा नहीं है। उसके अंतर, उसमें जो उसके करने के जो इफेक्ट्स मिलते हैं बॉडी में, समय लगता है लेकिन वो हमेशा के लिए मिलते हैं और पॉजिटिव इफेक्ट से मिलते हैं। शुरू में तो लगेगा अरे बहुत दर्द हुआ, बहुत पेन हो रहा है, अरे इस बोन में पेन हो रहा है, इस मसल में पेन हो रहा है, अरे नहीं करना था। लेकिन अगर वो हैबिट हो जाएगी और उसको हम अपनी अच्छी एक सूर्योदय से पहले उठने की हैबिट में डालेंगे, तो हम देखेंगे कि हम अपने आप को, हमारे बच्चे भी अपने आप को एक स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। तो हम इसलिए कह रहे हैं कि हमें पेरेंट्स को भी और हमारे घर के जितने बड़े हैं उनको भी वही हैबिट डाली होगी, तभी हम अपने बच्चे को कहते हैं। जैसा हम करते हैं और बच्चे हमारा ही कहते हैं ना कि पीछे पीछे चलते हैं, हमारे पदों का अनुलोमन करते हैं। इम्प्रूव्स योर स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। आप अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा के सुबह उठ के देखिए, आपकी स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाती है, आपको अंदर से शक्ति, मानसिक शक्ति आपकी मजबूत हो जाती है, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। बोन्स एंड मसल बिकम मोर हेल्दी। अवॉइड्स वेट गेन आपका होगा ही नहीं अगर आपने नियमतः देख लिया कि नहीं मुझे आज 10 मिनट वज्रासन करना है, मुझे उसमें पद्मासन करना है, मुझे उसमें स्वस्तिकासन भी करना है, मुझे हस्तपादासन भी करना है, अच्छा थोड़ा ताड़ासन भी कर लेते हैं, भुजंगासन भी कर सकते हैं। नियमतः उसको हम करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा वेट रिड्यूस तो होगा ही होगा, या हमारा बॉडी वेट जो हमारी हाइट के साथ और हमारी एज के साथ होगा तो बैलेंस ही रहेगा। तो जो नॉर्मल अपने आप नॉर्मल आ जाएगा अगर हम नॉर्मली उसको नियमतः पालन करें। रिड्यूसेस एंजाइटी एंड स्ट्रेस। प्राणायाम करने के बाद रिड्यूसेस एंजाइटी और रिड्यूसेस स्ट्रेस तो होना ही है। अगर आपने मन लगा के अनुलोम विलोम, शीतली और इसके अलावा भ्रामरी प्राणायाम 4 ही कर लीजिए तो आप देखेंगे आपको डिफरेंस मिलना ही मिलना है। और प्राणायाम तो इतना बड़ा एक चैप्टर है कि अगर हम चाहेंगे तो शायद 2 दिन में भी खत्म नहीं होगा, इसलिए मैं आपको शॉर्ट। इंक्रीज सेल्फ एस्टीम कॉन्फिडेंस। तो आप इमोशनल चेंजेस हैं कि ये इमोशनल चेंजेस जो है वो नॉर्मल ही होंगे, वो नेचुरल होंगे। अफेक्शन, अट्रैक्शन, ये सब एज प्रॉब्लम्स होती हैं, वो उस एज में आना ही आना है। अब बच्चों को हमें यही सिखाना है कि आपकी लाइफ स्टाइल रेगुलर होना चाहिए लेकिन सिंपल होना चाहिए। आपको किसी भी तरह का दिखावा नहीं करना है। आप जितना सिंपल लेंगे उतना ही आपकी थिंकिंग भी हाई होगी। आपको किसी तरह का शौक नहीं, ऑप्टिमिस्टिक रहना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है। आपको दूसरे की हेल्प करनी है, आपको अपने ऊपर डिपेंड रहना है, आपको कोशिश करना है कि आपका काम कोई दूसरा ना करे लेकिन आपको दूसरे के लिए तैयार रहना है। आपको गेटिंग इन्वॉल्व इन ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज, जो भी आपके आसपास एक्टिविटीज हो रही हैं, जो भी लग रहा है कि अब जैसे हमारे यहाँ इतना बड़ी प्रॉब्लम आई थी, इतनी बड़ी विपदा आई थी, वैश्विक महामारी आई थी, हम अपनी लड़कियों से इतना तो कह ही सकते थे कि बेटा तुम लोग मिलके, 2 लोग मिलके, 1 लोग मिलके, 4 लोग मिलकर दूर दूर बैठ कर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कम से कम नहीं तो 10 किलो आटे की पूरी बना दो, हम बांट के आए। तो ये सारा काम, इस तरह के काम हमेशा पॉजिटिव सोचना है कि हाँ
हमारे द्वारा किया गया काम हमारे समाज के लिए लाभदायक होगा, किसी के काम आएगा और हमारा समाज उससे अग्रसर रहेगा, उन्नति के मार्ग पर चलेगा। इस तरह से ये जो हमारे भारतीय संस्कार है। जी मैम, मैं इंटरप्ट आपको, इसमें हमारा टाइम सेशन होता है एक्चुअली, वो 4:30 तक का हमने लिया हुआ है। हाँ, तो उसको थोड़ा सा कितना मिनट बाकी है? नहीं मैम, और भी स्पीकर है ना, अभी मैडम भी हैं, और फिर नहीं, मैं पूछ रही थी कितने मिनट मेरे पास थे, मैं उसी हिसाब से फिर कंप्लीट करूंगी। नहीं, हमारा जो सेशन पूरा ही था, वो पूरा सेशन ही हमारा अभी बस 15 मिनट और है। चलो ठीक है, हम कंप्लीट करते हैं, हम जल्दी करते हैं। और स्पिरिचुअलिटी है, मॉरल डिसीजंस है ना। तो मॉरल डिसीजंस जैसे हम लोग बोलते हैं कि हाँ भाई, हमको किस तरह से हमारे जो अपनी एक हाथ जोड़ के नमस्ते करना है, हमको किस तरह से पूजा करना है, किस तरह से हमको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, हमें कभी भी स्ट्रेस में नहीं रहना है। और एक बात मैं स्पेशली लड़कियों के लिए कहना चाहूंगी कि 2 तरह की जो वैक्सीन आई है, 2 तरह की वैक्सीन, एक रूबेला वैक्सीन है और एक HPV वायरस के लिए वैक्सीन आई है। इन दोनों वैक्सीन को हमारे गर्ल्स को एज जो है वो इसमें जो हमने लिखी है वो जनरली 15 से 25 साल के बीच में, जो हम प्रैक्टिकली लगवा रहे हैं, प्रैक्टिकली उसको यूज कर रहे हैं, उसको लगवाना है। उसके बारे में आप सारी जानकारी लेना चाहें तो गूगल से ले सकते हैं, पर्सनली हम लोगों से मिलना चाहें तो किसी तरह हमसे व्हाट्सएपिंग कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि उसके लगाने से ही हम एक अच्छी प्रोजेनी पैदा कर सकते हैं। इसी तरह की अगर हमने रूबेला पॉजिटिव डिलीवरी करा दी तो उससे हमारे बच्चे कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी के पैदा होते हैं। इसीलिए फ्रॉम स्माइल टू एगोनी, हमें हंसते रहना है, हमें कष्ट में नहीं जाना है। इसलिए हम इस तरह की बात आपके सामने करते हैं। हम आपको बता रहे थे कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने किशोरी योजना को किस तरह से बनाया है, तो हम उसके बारे में 2 बातें आपको बताते हैं। किशोरी स्वास्थ्य योजना के लिए उन्होंने कहा है स्कूल छूट जाता है तो वो स्कूल नहीं जा पाती, तो जो स्कूल जाने वाली लड़कियां हैं उनके लिए उन्होंने मंडे के दिन निश्चित किया है और एक नीली टेबलेट के नाम से कि मंडे को नीली गोली खाना है। उस नीली गोली में हमारे पास क्या है, आयरन है और फॉलिक एसिड। तो हफ्ते में 1 दिन वो देते हैं। और जो लड़कियां स्कूल नहीं जाती हैं वो आशा बहन जी लोग जो होती है या जो एनएम लोग होती है वो 15 दिन जाके उनके घर में बुधवार या शनिवार को देते हैं। उसके अलावा जो डिमर्फिफाई करने के लिए 6 महीने में 1 बार जो है क्या देना होता है, एल्बेंडाजोल देना होता है। इसके अलावा बच्चे जो लड़कियां स्कूल जाती है उनको महीने में 1 बार सैनिटरी पैड दिया जा रहा है। और वो अभी घर वाली लड़कियों को जिनका स्कूल छूट गया उनको नहीं मिल पा रहा है, केवल इसलिए क्योंकि अगर उन लड़कियों को मिल जाएगा तो शायद वो लड़कियां जो घर में बैठी है वो इसी उसमें स्कूल जाना शुरू कर, क्योंकि स्कूल जाना, शिक्षा ग्रहण करना बहुत सबका अधिकार है और किसी न किसी तरह सब ये चाहते हैं कि हर बच्चे पढ़ाई करें। इसके अलावा अब एक जो बच्चे हमारे 9वें 10वें में आई, 11वें 12वें में आए तो जल्दी शादी ना हो, क्योंकि अभी हम बोल रहे हैं कि जल्दी शादी करने से क्या क्या प्रॉब्लम होती है। तो हमारा एक स्कीम आई है, शिक्षा ने बोला है, शिक्षा बहुत बड़ी एक संस्था रही है परिवार नियोजन, तो उन्होंने बताया है कि परिवार कल्याण की, उन्होंने कहा है कि अगर मेरी लाइफ है तो फिर मेरा ही उस पर अधिकार भी और मेरा निर्णय भी होना चाहिए। बच्चे इतना तो कह सकते हैं कि नहीं मैं अभी अपनी शादी नहीं करना चाहता हूँ, कम से कम मुझे पढ़ने दीजिए। तो उन्होंने उस तरह का एक कंपेनियन बनाया है, कुछ इस तरह के उन्होंने मनोरंजक नाटक करे हैं और बाकी वो अभिभावकों को भी बताते हैं कि इस समय शादी करने से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। और उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि अगर आपने 20 साल में शादी की तो आप 24-25 साल तक बच्चा करिए और दूसरा बच्चा पैदा करते 3 साल के बाद। तो ये एक नियम उन्होंने बना लिया। इसके अलावा कुछ ऐसी हमजोली मतलब कि हाँ, अगर हमारे बच्चे हमसे कोई बात नहीं कह पाते हैं लेकिन अपने साथ के पेयरिंग, जिसे कहते हैं ना पेयरिंग एक्सेप्टेंस, अपने साथ के बच्चों से कह पाते हैं, तो उस तरह के क्लिनिक्स चल रहे हैं, किशोर समन्वय क्लिनिक चल रहे हैं, वो हर जिला अस्पताल में चल रहे हैं। तो वो उसमें गर्ल्स भी हैं और बॉयज भी हैं। तो जैसे 2 गर्ल्स, जैसे कि एक स्कूल जाने वाली गर्ल्स और एक बिना स्कूल जाने वाली गर्ल्स, 2 गर्ल्स को हम लोग वहाँ पे गाँव में कर देते हैं कि हाँ आप जाके अपने साथ के लोगों से बात करिए, उनकी सारी प्रॉब्लम होती है वो काउंसलिंग के लिए जाते हैं और वो जिला अस्पताल जाके उसी किशोरी समन्वय क्लिनिक पे बात करते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। जो बात वो अपने पेरेंट्स से नहीं कर पाते, अपने घर वालों से नहीं कर पाते, तो उनसे बात करते हैं। तो इस प्रकार से कई चीजें हमारे इस तरह से बनाई गई हैं कि हमारे किशोर और हमारी किशोरियां, स्पेशली हम अपनी किशोरियों की बात करते हैं जो उनको शर्म है, हया है, प्रॉब्लम से, वो उनसे दूर आते हैं और हम उनको प्रोटेक्शन देते हैं। और कई तरह के इस तरह, आप क्योंकि समय बहुत कम है तो कई तरह की जो हेल्थ सर्विसेज हैं और कई तरह के हमारे पास जो है उसके वो आए हैं
क्या कहते हैं, जो हम किसी किसी से बचा सकते हैं। कभी नेक्स्ट टाइम मौका मिलेगा तो हम आपसे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। इसमें सारे लोगों को बताया गया कि आप जो रमनचा सर्विसेज हैं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, रिप्रोडक्टिव मैटरनल यूनिटल चाइल्ड हेल्थ एंड प्लस एडोलेसेंट RQSK की सर्विसेज के बारे में मैंने बताया। फिर जो आयरन टैबलेट है वो विप्स के नाम से हमारे हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में है, आशा के थ्रू, ANMs के थ्रू या अदर हेल्थ वर्कर्स के थ्रू जन जन तक पहुंचाई जाती है। फिर उसके बाद मैंने एडोलेसेंट फ्री हेल्थ क्लिनिक्स की जो बात की है, वो भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में हर जगह पर एडोलेसेंट क्लिनिक्स स्टार्ट किए गए हैं। आप लोग आपके नियर बाय जो भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हों वहाँ पर विजिट करके ये सुविधाएं भी ले सकते हैं, जहाँ पर एक काउंसलर बैठाई जाती हैं स्पेशली एडोलेसेंट एजुकेशन के लिए। आपको जो भी परेशानियां हो आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो वक्ता हैं वो डॉक्टर सीमा द्विवेदी मैडम है। मैं उनका भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी। प्रोफेसर हैं GSVA मेडिकल कॉलेज कानपुर में, एसोसिएट प्रोफेसर रमा मेडिकल कॉलेज में रही हैं वो 2002 में, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर आजमगढ़ मेडिकल कॉलेज में 1999 में। शी इज क्वालिफाइड एज MBBS MD in Obs Gynae from BHU Vashi. She is awarded with gold medal and state level award and she is also IMA presidential award. और बहुत सारे उनके contributions हैं सबके लिए, and she has field of interest in academics, high risk obstetrics and ultrasound in pregnancy, and she has presented many papers. Means all in all she is very educative and she is having a very educative session. So over to you ma'am, Dr. Seema Dwivedi ma'am, please आप अपना सेशन में और जो भी relevant हो सकता है आज के लोगों के लिए, प्लीज आप कोविड के पर्सपेक्टिव में भी जरूर कुछ डिस्कस कीजिएगा, बिकॉज उसके लिए बहुत सारी भ्रांतियां हैं लोगों में कि टू मेडिकल एडवाइस इज पर्टेनिंग, तो इसके लिए भी आप प्लीज कुछ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू डॉक्टर अपूर्वा। एम आई ऑडिबल? यस मैम। थैंक यू अंजना जी अपने इतने विस्तृत लेक्चर के लिए, जिसने सारे आयाम कवर कर लिए, और अवनीश जी और अवस्थी जी आप सबको और समस्त श्रोताओं को भी। मेरे पास आई समराइज इन 5 मिनट्स समय की कमी को देखते हुए। अभी जब हम लोग OPD में बैठते हैं तो किशोरी के स्वास्थ्य से संबंधित ये पूरी परिचर्चा है, तो मैं बताना चाहूंगी ज्यादातर किशोरियां जो हमारे पास अभी टर्न अप कर रही हैं वो सारी आती हैं खून की कमी के साथ, माहवारी की समस्याओं के साथ, हार्मोनल प्रॉब्लम्स, PCOD और एंडोमेट्रियोसिस। अब ऑब्वियसली हम ये जानना चाहेंगे कि ये समस्याएं अब समाज में जाकर के इतनी क्यों हो रही हैं। कहीं ना कहीं हम भारतीय परंपराओं से दूर चले गए हैं। आप देखिए हमारे परिधान, हमारा भोजन और हमारे जीवन शैली सारी वेस्टर्नाइज हो गई है। पहले हम लोग लोहे की कढ़ाई में भोजन पकाते थे तो आयरन की भी कमी नहीं रहती थी, और अब उसका स्थान एल्यूमिनियम ने ले लिया है। एल्यूमिनियम अननेचुरल मेटल है जिसके बॉडी में कोई स्थान नहीं है और वो जाके बहुत नुकसान करता है। हम लोग जीन्स टॉप पहन रहे हैं, हम लोग ऐसे परिधान नहीं पहन रहे जिससे कि स्वच्छता शुद्धता मेंटेन हो बॉडी की और उसे सांस लेने की भी जगह मिल सके। और इतना ध्यान हम लोग उस शुचिता पे और शरीर के शुचिता के अलावा चरित्र की शुचिता पे भी ध्यान देना है हमें, ताकि हम इन्फेक्शन से, STD से, HIV से, तमाम बीमारियों से बच सकें। इसके अलावा अगर हम जो माहवारी की समस्या है, लेकिन संकोच अभी नहीं गया है, हम ये देख रहे हैं कि नहीं, अब फिर धीरे धीरे महिलाएं और किशोरियां अब सामने आ रही हैं अपनी समस्याओं को लेकर के। अब इतनी सारी समस्याएं हमने गिन ली, इनके कारण भी जान लिए कि अत्यधिक मानसिक तनाव और दिनचर्या में अनियमितता, इन सारे प्रॉब्लम्स के कारण हम ये सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। तो अब हमारे पास सोल्यूशन क्या है, हम ऐसा क्या करें? देखिए, जो WHO की स्वास्थ्य की डेफिनेशन है वो डेफिनेटली है कि मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य, इस पे पूरी परिचर्चा मैडम ने की। मेरा टाइम हो जाए तो कृपया बता दीजिएगा। I'll summarize in just 5 minutes। आवाज अभी क्लियर नहीं आ रही, बस 2 मिनट में और I'll just summarize। नहीं मैम, प्लीज कैरी ऑन। अच्छा, तो ये सारे आयाम जो हैं शारीरिक और मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के, ये सब हमारे भारतीय परंपरा में सभी के सभी कवर होते थे।
लेकिन अब जो हमने ये जीवन शैली अपना ली है, सबसे ज्यादा समस्या ये है जब हम compete करते हैं दूसरे जेंडर से और हर चीज में उनकी बराबरी हम करते हैं। प्रॉब्लम देखिए पीसीओएस की क्यों आ रही है। पीसीओएस की प्रॉब्लम तब आती है जब आप अत्यधिक मानसिक तनाव और स्ट्रेस दे रहे हैं और आप समय पे सो नहीं रहे, जीवन की आपने अनियमित कर दिया है, और सबसे बड़ा लाइफस्टाइल चेंजेस के कारण पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज हो रहा है। लाइफस्टाइल चेंजेस में और क्या प्रॉब्लम आ गई है, आपका जंक फूड। नाउ रिमेंबर, व्हाटएवर यू ईट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर बॉडी। इफ यू ईट हेल्दी फूड, नेचुरल फूड, वो आपके बॉडी में जाकर के इनकॉर्पोरेट कर जाता है। बट व्हाट इफ यू ईट जंक फूड and all these chemicals, where they will go and adjust themselves in your body? They will go and start creating all the hormonal problems and other diseases, joint problems and what not. तो कितना आसान है स्वस्थ रहना। आप समय पे सुबह उठिए, उठ करके अच्छे से जल आप छोटे छोटे सूत्रों का पालन करिए, स्वस्थ भोजन और नेचुरल भोजन लीजिए और आप स्वस्थ रहेंगे। लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम किसी भी समय अनियमित भोजन कर रहे हैं, किसी भी समय पढ़ रहे हैं, किसी भी समय सो रहे हैं। लेट अस नाउ, हमें ये संकल्प लेना चाहिए किशोरियों को, आइए हम जाने कि हम खुद को कैसे स्वस्थ और समृद्ध रखें। अवस्थी जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि एक पुरुष को शिक्षित करने से सिर्फ एक व्यक्ति शिक्षित होता है, लेकिन जब हम अपनी किशोरियों को स्वस्थ करते हैं, स्वस्थ रखते हैं, तो आप समझ जाइए 2 परिवार नहीं, जितने परिवारों से वो जुड़ी हैं, समाज के उस हिस्से से जुड़ी हैं, सभी स्वस्थ होते हैं। प्लस जिस संतति को वो जन्म देती है वो भी स्वस्थ होता है, यानी हमारे देश का आने वाला भविष्य स्वस्थ होता है। तो बहुत जरूरी है कि महिलाएं, बड़े छोटे सूत्र हैं, आपको रेगुलर आयरन इंटेक लेना है, रेगुलर अपना हीमोग्लोबिन का जांच कराना है, अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। रही मानसिक स्वास्थ्य की बात, बहुत ज्यादा एक लिमिट से ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। आपकी स्टडीज जो है वो बिल्कुल प्लान्ड आउट होनी चाहिए, गोल ओरिएंटेड स्टडी होनी चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है और मुझे उसे कैसे परस्यू करना है। आर्थिक चुनौतियां भी है हमारे बच्चियों के सामने, क्योंकि जेंडर बायस है, पुत्रों को ज्यादा अधिक हर चीज में महत्व मिलता है। लेकिन कोई बात नहीं, कोई भी चुनौती आपके सामने आप बाधा नहीं उत्पन्न कर सकती। यदि आपको आर्थिक वो नहीं मिल रहा है इतना सहयोग, तो आप ऑनलाइन कोर्सेज भी कर सकते हैं। तो आप अपने मन को योग प्राणायाम ध्यान से स्वस्थ रखिए। योग सिर्फ एक्सरसाइज करके आपके बॉडी को हेल्दी ही नहीं रखता। योग प्राणायाम ध्यान आप समझ लाइए, आपकी जितनी समस्याएं हैं शरीर से संबंधित, मन से संबंधित और स्ट्रेस रिलेटेड हार्मोनल संबंधित, इन सारे आयामों का ध्यान रखता है योग, क्योंकि ये हार्मोनल डिसबैलेंस भी ठीक करता है, मेंटल स्ट्रेस को भी रास्ते पे लाता है, और आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स, चाहे एंडोमेट्रियोसिस हो, पीसीओएस हो, चाहे हार्मोनल डिसबैलेंस हो, ये सारी अनियमितताओं से जीवन के रिलेटेड है, और मेंटल स्ट्रेस से और लाइफस्टाइल प्रॉब्लम से। तो आप जब अपनी भारतीय पारंपरिक इन सारी विधाओं को आप जब अपनाएंगे, तो आप देखिए कितना स्वस्थ आपका शरीर रहेगा। और ये आपको रही सामाजिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के बारे में, आपको अपनी सामाजिक दायित्व मालूम तो होने चाहिए। साथ में आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि आपके लिए समाज में कौन सी योजनाएं चल रही हैं और आपके राइट्स क्या क्या हैं, अधिकार क्या क्या हैं, और आपको अगर समस्याएं आ रही हैं तो आपके लिए समाज में उपलब्ध संसाधन और स्थान कौन कौन से हैं। आशा ज्योति केंद्र बन गए हैं, और मैडम ने बताया कि इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं भी चल रही हैं, और आप अपनी समस्याएं जाके कई जगह पे आपको वो स्थान चिन्हित है जहाँ पर आप जाके अपनी समस्याएं बता सकते हैं। तो आप लोग चाहे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक कोई भी समस्या हो, कृपया पीछे न हटें, संकोच न करें, जा करके डॉक्टर से चाहे सामाजिक संस्थाओं से अपनी समस्याएं बताइए, सबल होइए, सशक्त होइए। यही हम लोगों का आप सब बच्चों को आशीष है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। इट वाज अ वेरी वंडरफुल सेशन। बहुत शॉर्ट में आपने बहुत सारी जानकारियां सभी लोगों को दी यहाँ पे। अवनीश, कोई और भी स्पीकर हैं जो अपने यहाँ पर कुछ रखना चाहेंगे पॉइंट्स? मैं क्वेश्चन सेशन रखना चाहता हूँ। अगर किसी स्टूडेंट, किसी भी बच्ची को अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी, हाँ, कुछ 2 क्वेश्चंस अभी मैंने नोट किए हैं, हम आपको अनम्यूट कर देंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हैंड रेज करिए।